नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मेरे द्वारा एक मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चलाई जा रही है। सीरीज़ का ये पार्ट 8 होगा, आपका पार्ट 7 आपके अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 7 के जितने भी पीछे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक के जो पार्ट हैं आप देख सकते हैं। और ये पार्ट 8 है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने पूना समझौते को कब किया गया था, जो आपका पूना पैक्ट हुआ था, पूना एग्रीमेंट को कब साइन किया गया था? तो पूना एग्रीमेंट जो था आपका 1932 में साइन किया जाता है, ठीक है। और किस किस के बीच किया जाता है? डॉक्टर आपके अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और साइन हुआ किसके था? ये जो एमओयू साइन हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपके गांधी जी के बीच, ठीक है। किसके बीच? डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो पैक्ट हुआ था उसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, इसके आधार पर जो आपके सांप्रदायिक निर्वाचन के जो क्षेत्र थे उसमें कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी, ठीक है। तो लोथियन कमेटी जो थी उसकी सिफारिश पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या करा भाई? सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा कर दी 1932 में। और इसके बाद अंबेडकर और गांधी जी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और गांधी जी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन के जो पुरस्कार थे इसको देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। यही कारण रहा कि गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते में जो आपके निचली जाति के लोग थे उनको कांग्रेस के अंदर ही जो सीट होती है वो रिजर्व कर दी जाती है, तो अलग से उनको सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं दिया जाता है। और गांधी और अंबेडकर के बीच में जो ये पैक्ट होता है इसी को हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं, जो कि 24 सितंबर 1932 को होता है। अगर इसके अंदर जाने के समझौते में जो दलित वर्ग था, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था। और प्रांतीय विधानमंडलों में जो दलित वर्ग था उसके लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया था। इसके अलावा पूना समझौते के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में भेज दिया गया और जेल में रहते हुए गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग यानी अस्पृश्यता जो आपकी लीग थी उसका गठन किया। इसके अलावा 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को स्टार्ट किया। गांधी जी ने दांडी मार्च जो था आपका, दांडी मार्च का भी स्टार्ट हुआ। और किसने स्टार्ट किया? तो आपके पास अगर आ जाए तो जो दांडी मार्च है आपका वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया, कब किया गया? मार्च 1930 में। और गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम को छोड़ दिया था। और जब वो जेल से रिहा होने के बाद में वो सीधे कहाँ गए थे? वर्धा आश्रम। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ने के बाद में किस आश्रम में अपनी जगह बनाई? तो वर्धा आश्रम गुजरात के अंदर ही वहां पर अपनी जगह बनाई। इसके अलावा गांधी जी ने जो हरिजन सेवक संघ था, एक संगठन बनाया इसके लिए, उसकी स्थापना करी। और जो दलित थे, दलितों को हरिजन नाम भी गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद में लोथियन कमेटी का नाम आया था हमारे सामने। लोथियन कमेटी क्या है? तो भारतीय फ्रेंचाइजी समिति, जिसे लोथियन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन के जब समाप्त हो जाता है तो उस समय ये स्टैब्लिश की जाती है। इसका काम क्या था भाई? तो समिति का मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका टारगेट ये था कि जो इसका काम था कि एक चुनावी रोड मैप तैयार करना था इसको, जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य को तय किया जाए। यानी भारत में इलेक्शन किस बेसिस पे कराए जाए और डेमोक्रेटिक बेसिस पे कराया जाए, और डेमोक्रेटिक में भी आपके सेंटर और स्टेट में कराया जाए, उस तरीके से जो पूरी रूपरेखा रेडी करना था वो लोथियन कमेटी के ही हाथों में दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? अखिल भारतीय संघ बनाना, भारतीय संघीय व्यवस्था का निर्माण करना, प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान करना, या ये सभी करना? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सभी है। तो कैसे है आगे देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था। इसके अंदर इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी सबसे पहले तो, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था का पालन करते हुए प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक था आरक्षित यानी रिजर्व लिस्ट, और एक हस्तांतरित यानी आपकी ट्रांसफर लिस्ट। आज की डेट में ये आपके सेंटर के आरक्षित को हम रिजर्व लिस्ट का मतलब केंद्र सरकार का हिस्सा मान लेते हैं, और हस्तांतरित का मतलब हम जो राज्य सरकार है, जो स्टेट लिस्ट है, उसका हिस्सा मान लेते हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी थे। जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे वो जो कार्यपालिका थी उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और आज की डेट में भी ऐसा ही होता है सेम। आज की डेट में भी जो मंत्री परिषद होती है सीधा सीधा कार्यपालिका के प्रति आंसरेबल होती है। इसके अलावा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें त्याग पत्र देना होता था। तो आज की डेट में खैर ऐसा नहीं होता कि किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाए तो पूरी की पूरी कैबिनेट के खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है, जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बोलते हैं। इसके अलावा संघीय कार्यपालिका को डायआरकी सिस्टम ने द्विसदनीय बना दिया, और ये द्विसदनीयवाद ही भारत में आज भी लागू है। लोकसभा और राज्यसभा जो आप सेंटर के अंदर देखते हैं ये हमारा डायआरकी सिस्टम का ही एक जीता जागता नमूना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तीन अलग अलग लिस्ट बनाई गई, और तीनों अलग अलग लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों ही सरकारें मिलकर कानून बना सकती है। नेक्स्ट आपका, प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। जो प्रांत आपके जो स्टेट थे उनको फ्रीडम दी गई। और जो गवर्नर होते हैं, जो प्रांतों के जो गवर्नर थे, इनको नॉमिनेट करना यानी मनोनीत करना
एक प्रतिनिधि के द्वारा होता था। यानी आपके जो गवर्नर थे, जो प्रांतों के गवर्नर थे, क्या थे? ये मनोनीत प्रतिनिधि थे या नॉमिनेटेड जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में भी ऐसा ही होता है। आज की डेट में जो गवर्नर होता है, गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए जो राष्ट्रपति जी होते हैं, वो डायरेक्ट किसी भी राज्य के गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। ये केंद्रीय बैंक जो है आगे जाकर आपका आरबीआई बनता है। इसके अलावा बर्मा जो था पहले ब्रिटिश भारत के अंडर में आया करता था और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम ने जो डायरकी सिस्टम स्टार्ट किया था 1919 के अधिनियम ने, तो जो प्रोविंस लेवल था वहां से खत्म करते हुए इसको सेंट्रल लेवल में डायरकी सिस्टम को स्टार्ट किया। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद प्रांतीय विधानसभा में चुनाव कब आयोजित कराए गए? तो आंसर है आपका 1937 के अंदर कराए गए भाई। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 1937 की शुरुआत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। यह घोषणा 1935 के अधिनियम पर आधारित थी। भारत में 1935 के अधिनियम के आधार पर प्रांतों में पहली बार इलेक्शन कब कराए गए? तो 1937 में कराए गए। और सेंट्रल लेवल पर पहली बार इलेक्शन कब कराए गए? तो सेंट्रल लेवल पर पहली बार इलेक्शन जो है 1924 में कराए गए। ठीक है। इसके अलावा चुनाव में कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा असम, बंगाल, पंजाब और सिंध को छोड़कर सभी प्रांतों में कंप्लीट मेजोरिटी के साथ में अपनी सरकार बनाई और लगभग 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई उस समय पर। इसके अलावा सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने पर कांग्रेस ने 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। तो कांग्रेस ने लगभग 2.5 साल के आसपास शासन करा और 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो अंग्रेज बिना किसी भी बड़े नेता से सहायता लिए या बिना किसी नेता से डिस्कस किए भारत को सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना लेते हैं, जिस कारण से जो कांग्रेस है वो मंत्रिमंडल अपना इस्तीफा दे देते हैं और सरकार गिर जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? जो आपका अगस्त ऑफर था, ब्रिटिश ऑफिसर जो गवर्नमेंट इसके द्वारा कब पारित किया गया? तो आंसर है आपका 1940 में। ठीक है। अगस्त ऑफर क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होता है लाहौर में, जहां मुस्लिम लीग जो है अलग से पाकिस्तान की मांग करती है पहली बार। तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब करी? तो 1940 में करी। ठीक है। लाहौर सेशन के दौरान। कांग्रेस का लाहौर सेशन नहीं था, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन था। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसको हम अगस्त ऑफर बोलते हैं, जो कि 1940 में आता है। तो इस अगस्त ऑफर में क्या क्या बात लिखी हुई थी, इसकी क्या क्या स्पेशलिटीज थी? तो नंबर 1, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा था यह विश्वास दिलाया गया कि जैसे युद्ध खत्म होता है तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है अलग से पाकिस्तान की मांग को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया। चौथा यह पहली बार भारतीय द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने का जो इंडियंस अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश क्या करते थे, उन रिप्रेजेंट्स को पहली बार एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। तो ये था आपका अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर को जैसे डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई तो कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को ना मानते हुए जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने अगस्त ऑफर को मना कर दिया। वहीं जैसे अलग से पाकिस्तान की मांग को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफर को अलग से एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है। लीग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था और जो आपकी कांग्रेस थी उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आप लोगों के लिए जानने लायक ये बातें हैं कि अगस्त ऑफर कब आया और अगस्त ऑफर की क्या क्या स्पेशलिटीज, क्या क्या विशेषताएं थी। अगस्त ऑफर जैसे खत्म होता है आपका तो तुरंत भारत में एक सत्याग्रह स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। क्या कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ये अगस्त प्रस्ताव के फेल होने पर शुरू होता है और ये गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। इस आंदोलन ये आंदोलन भारत का ऐसा पहला आंदोलन, फर्स्ट मूवमेंट है जिसका अपना कोई लीडर नहीं है। ठीक है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। इस आंदोलन में सबसे पहले जो गिरफ्तारी अपनी दी थी वो थे विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने जैसे गिरफ्तारी दी तो वो क्या बने? सत्याग्रही। एग्जाम में बहुत बार आता है सत्याग्रह आंदोलन में या व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन बने? पहले सत्याग्रही का मतलब पहली गिरफ्तारी किसने दी? तो आंसर होगा आपका विनोबा भावे ने। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये दूसरे सत्याग्रही बने, इन्होंने सेकंड टाइम अपनी आजादी दी, ये दूसरे बने। इसके अलावा इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं था। तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि भारत में कौन ऐसा मूवमेंट था जो नेशनल लेवल पर चला जिसका अपने आप में कोई भी लीडर नहीं था? तो आंसर होगा इंडिविजुअल मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसमें बात हो रही है क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया था? तो भाई भारत के लिए संविधान निर्माण करना था इसको, या अलग से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना था, या डोमिनियन दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना करना था, या प्रांतों के लिए अलग संविधान बनाना था। तो भाई देखो जो बी पॉइंट है आपका अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट करना था, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। ठीक है। ये आंसर नहीं है आपका। तो उद्देश्य क्या नहीं था इसमें? तो उद्देश्य भाई ये तो नहीं था बिल्कुल भी। ये तीनों उद्देश्य थे इसके। तो कैसे थे आगे देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आता है, उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था भारत देश दुनिया के अंदर। तो भारतीयों को बिना पूछे, भारतीयों का समर्थन प्राप्त, भारतीयों को बिना पूछे सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया गया था। क्योंकि भारतीय अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे थे, तो भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक लॉलीपॉप और दिया गया जिसको हम क्रिप्स मिशन लॉलीपॉप भी कह सकते हैं। इस क्रिप्स मिशन लॉलीपॉप की क्या क्या स्पेशलिटीज थी? तो सबसे पहले इसको डोमिनियन राज्य का जो दर्जा था आपका, ठीक है, डोमिनियन राज्य का जो स्टेटस था, स्टेटस को एक्सेप्ट किया गया था कि भाई स्टेटस देंगे आपको, डोमिनियन राज्य का स्टेटस देंगे और भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी आजादी के बाद। इसके अलावा युद्ध समाप्त होने के बाद में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और जिसमें जो आपके प्रांत हैं, प्रांतों को अलग से संविधान बनाने का अधिकार होगा। इसके अलावा पहली बार संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों के हाथों में दिया गया पूरा का पूरा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। पांचों पॉइंट टेस्ट में कि पृथक पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है। तो यहाँ भी पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक लाइन कह के बुलाया था और वो लाइन जो थी आपकी वो थी आपकी कि गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन को, इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, यानी डूबते हुए बैंक का चेक, एक ऐसा चेक जो कि डूबते हुए बैंक का है। ये किसने बुलाया था? गांधी जी ने बुलाया था। किसको बुलाया था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने इस लाइन को बोला था। ठीक है। इसके बाद
जैसे ही क्रिप्स मिशन आपका फेल होता है, तो भाई क्रिप्स मिशन फेल कैसे होता है? तो देखिए, जो कांग्रेस थी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? एक तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे रहे हैं, दूसरा जो प्रांत है उनको अलग से संविधान बनाने की सुविधा दी जा रही है, और कांग्रेस इस बात को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अखंड भारत ऐसे तो बन नहीं पाएगा। तो कांग्रेस इन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चीजों को मना कर देती है। वहीं सीधा जो पांचों पॉइंट है कि अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, तो जैसे अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो तुरंत मुस्लिम लीग जो है इसका बहिष्कार कर देती है। तो क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। जैसे क्रिप्स मिशन फेल होता है, तो भारत में एक नया मूवमेंट स्टार्ट होता है। उस मूवमेंट को बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद शुरू होता है, और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी के द्वारा करी जाती है। और गांधी जी इस आंदोलन में एक स्लोगन देते हैं, नारा देते हैं, करो या मरो का नारा, ठीक है, डू एंड डाई का नारा। तो एग्जाम में बहुत बार आता है करो या मरो का नारा किसने दिया, या किस आंदोलन के दौरान दिया, किस मूवमेंट के दौरान दिया, तो आप बताएंगे। करो या मरो का जो नारा है आपके जो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में होता है, गांधी जी द्वारा दिया जाता है। तो इसके कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे कि आंदोलन की शुरुआत में अरुणा आसफ अली ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाता है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिरंगा झंडा किसने लहराया था, तो अरुणा आसफ अली ने लहराया था। इसके अलावा आंदोलन में पहली बार जो भूमिगत गतिविधियां चलाई गई, और पहली बार जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की स्थापना जो करी, वो किसने करी, उषा मेहता ने करी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जो बलिया के चीतू पांडे थे, या फिर सतारा, मिदानपुर और कर्नाटक, ये जो अलग अलग स्थानों के नाम मैंने बताए हैं, इन सभी स्थानों पर उस समय समानांतर या पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी। एग्जाम में कई बार आता है कि समानांतर सरकार की स्थापना किस आंदोलन के दौरान करी गई, तो आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद चौथा पॉइंट है, इस आंदोलन में भारत को तुरंत आजादी दिए जाने की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए स्पेशल पॉइंट है कि भारत के किस आंदोलन के दौरान तुरंत आजादी दिए जाने को अपने लक्ष्य घोषित किया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान घोषित किया कांग्रेस ने। नेक्स्ट है आपका आजाद हिंद फौज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका आजाद हिंद फौज। तो जो आजाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आता है, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह जो कि ब्रिटिश सरकार में एक ऑफिसर हुआ करते थे, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ रहे थे, भारत की ओर से, ठीक है। तो जब वो उनको जापान में इनको बंदी बना लिया जाता है, तो पहली बार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आता है कि अगर हम ब्रिटेन की ओर से दूसरे देशों से लड़ सकते हैं, तो हम अपने देश की ओर से अपनी सेना बनाकर क्यों ना ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ें, ताकि हम ब्रिटेन से भारत को आजाद करा सकें। और यही कारण था कि 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों के साथ में आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ समय बाद आजाद हिंद फौज की कमान जो है 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ जाती है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आती है, तो सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म करते हैं, और इसमें एक वुमेन रेजिमेंट बनाते हैं। वुमेन रेजिमेंट का नाम होता है रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के बुलाया। तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसको मिली हुई है, तो गांधी जी को मिली हुई है। तो ये राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है, सुभाष चंद्र बोस ने दी है, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है, सुभाष चंद्र बोस ने दी है। कब दी है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके अलावा आजाद हिंद फौज जो थी, आजाद हिंद फौज ने कैप्टन सहनवाज के जो लीडरशिप थी, उस लीडरशिप में भारत बर्मा जो सीमा थी उस पर हमला किया और इम्फाल पे कब्जा कर लिया। इसके अलावा सेना जब तक आगे बढ़ती, तो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो यूएसए होता है, वो ब्रिटेन के जो जापान होता है उसके ऊपर परमाणु बम हमला कर देता है। इसी परमाणु बम हमले के कारण जो जापान होता है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर देता है, जिस कारण से आईएनए को आगे सफलता नहीं मिल पाती। और यही कारण होता है कि आईएनए के सिपाहियों को पकड़ लिया जाता है और दिल्ली के लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो दिल्ली के लाल किले में जब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, तो इनकी पैरवी करने के लिए कुछ इंडियन जो वकील होते हैं वो इनकी पैरवी करते हैं, जैसे भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, लाला जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली। ये जो लोग थे, ये आजाद हिंद फौज की वकालत कर रहे थे, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार आता है आजाद हिंद फौज के वकालत जो है कौन लोग कर रहे थे, तो भूलाभाई देसाई कर रहे थे, तेज बहादुर सप्रू कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और अरुणा आसफ अली कर रही थी। नेक्स्ट है आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब पेश किया गया, और पूछा जाता है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला है क्या। तो ये कब पेश किया गया, तो 1944 में पेश किया गया। तो भाई ये है क्या और क्यों पेश किया गया, देख लेते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजगोपालाचारी जो थे, सी राजगोपालाचारी, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो डिस्प्यूट थे इनको खत्म करने के लिए 10 जुलाई 1944 को अपना एक फॉर्मूला पेश करते हैं, जो कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से फेमस हो जाता है। तो इस फॉर्मूले की क्या क्या स्पेशलिटीज थी। नंबर 1, मुस्लिम लीग जो भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे सबसे पहले, तो ठीक है। मुस्लिम लीग अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट ना करे, उसका विचार ना करे। तो पहले सबसे पहले तो यही था कि सबसे पहले हम जो अंग्रेजों से आजादी मिल जाए, तो अंग्रेजों से आजादी लेने के लिए मुस्लिम लीग को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ देना होगा। दूसरा, युद्ध की समाप्ति के बाद मुस्लिम लीग स्पष्ट बहुमत में है, ये देखा जाए। उसके बाद ही पाकिस्तान की अलग से मांग की जाए। इसके अलावा उस क्षेत्र का जनमत सर्वेक्षण कराया जाए जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और उनसे पूछा जाए कि वो लोग भारत से अलग होना चाहते हैं या भारत का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था उसी के अंदर कही गई थी। इसी के बाद मुस्लिम लीग और जो आपका कांग्रेस थी उसके बीच में समझौता कराने के लिए एक एग्रीमेंट हो रहा था, जिसको बोलते हैं देसाई लियाकत एग्रीमेंट, ठीक है। देसाई लियाकत समझौता। तो कांग्रेस के नेता थे भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता थे लियाकत अली। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, इसी समझौते को हम देसाई लियाकत समझौता कहकर बुलाते हैं। समझौते के अनुसार जब अंतरिम सरकार बनेगी, तो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के जो सदस्य होंगे केंद्रीय विधानमंडल में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों समान होंगे। और इन्हीं सदस्यों में से 20% जो सीट होंगी वो अल्पसंख्यकों के लिए, जो माइनॉरिटीज के लिए क्या होंगी, फिक्स करी जाएंगी, रिजर्व करी जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा वेवेल प्लान कब पेश किया गया। तो भाई वेवेल प्लान कब आया आपका, तो वेवेल प्लान आता है आपका 1945 के अंदर। तो वेवेल प्लान क्या था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही आपका खत्म होता है, तो सरकार बोलती है कि जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद में आपके पास एक प्लान पेश किया जाएगा। उस प्लान की कुछ फैसिलिटीज थी, जैसे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल को छोड़कर सभी सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है। इसके अलावा परिषद में हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या बराबर होंगी। जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को विजय प्राप्त होती है, तो नई संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं जो है वो शुरू कर दी जाएंगी।
यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा। तो भाई कैबिनेट मिशन वो मिशन है जिसके थ्रू भारत में जो आपका संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके थ्रू होता है आपका कैबिनेट मिशन के थ्रू संविधान बनाया जाता है। तो कैबिनेट मिशन पहुंचता है भारत में 1946 में। तो कैबिनेट मिशन क्या आता है थोड़ा जान लेते हैं। तो 24 मार्च 1940 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत में एक 3 सदस्यीय मिशन भेजते हैं, जिस मिशन को कैबिनेट मिशन बोलते हैं। इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टोफर्ड क्रिप्स हुआ करते थे। ठीक है, इस मिशन का जो लक्ष्य था वो भारत को शांतिपूर्ण सत्ता स्थानांतरण करना था। भारत के ऊपर जो शासन था उसको क्या करना था, ट्रांसफर करना था। इसके अलावा इस मिशन के द्वारा भारत में संविधान निर्माण किया जाना था। और मिशन में अलग कैबिनेट मिशन आया था। इसमें पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इस बार भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि हम आपको अलग से पाकिस्तान नहीं देंगे। यानी 1940 से लेकर मुस्लिम लीग 1940 से अलग से पाकिस्तान मांगती है और 1946 तक अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। पर पता नहीं फिर भी अंग्रेजों के मन में से क्या आ जाता है कि 1947 आते आते अलग से पाकिस्तान दे देते। तो जिस कारण 29 जुलाई 1946 को पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 के दिवस को अप्रत्यक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषित किया। तो जैसे ही इसमें कहा गया कि भाई अलग से पाकिस्तान आपको नहीं दिया जाएगा, तो मुस्लिम लीग जो है इससे बहुत ज़्यादा खफा हुई, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। और मुस्लिम लीग ने इस दिन को यानी 16 अगस्त 1946 का जो दिन है, उस दिन को वो किस रूप में मनाने की घोषणा करी, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि डायरेक्ट डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस है आपका, इसको किसने बनाया, तो ये आपका मुस्लिम लीग ने बनाया। और कब बनाया, तो 16 अगस्त 1946 को बनाया। ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो अंतरिम सरकार का गठन भाई कब किया गया। अंतरिम सरकार वो सरकार है जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी उससे पहले ही सरकार बना दी गई थी। तो अंतरिम सरकार का गठन जो है आपका 2 सितंबर 1946 को किया जाता है। और इस अंतरिम सरकार जो है, इंटरिम गवर्नमेंट, आज़ादी से पहले इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर थे वो कौन कौन थे। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष बने गए और विदेश मामलों के सुप्रीम बनाए गए। इसके अलावा जो वल्लभ भाई पटेल थे वो होम मिनिस्टर बनाए गए और गृह सूचना विभाग इनके अंडर में था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य विभाग के अध्यक्ष और मंत्री बनाए गए। अरुणा आसफ अली को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मिनिस्टर बनाया गया, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। तो ये आपकी 1947 तक की हिस्ट्री हो जाती है। इसके बाद में 1947 का आपका एक प्लान आता है जिसको हम लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी बुला देते हैं, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 1947 में लाया जाता है। इसमें 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाता है। और फाइनली हम लोगों को 15 अगस्त को जो आपका माउंटबेटन प्लान होता है उसी के थ्रू हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग करते हुए पाकिस्तान की आज़ादी एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है, और आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो बने वो कौन बने, सी राजगोपालाचारी। तो पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी जो आपके राजगोपालाचारी थे। ठीक है, कौन थे, राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो हैं भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल यही बने। पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं यही बने। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री यहाँ आके पार्ट 8 जो है समाप्त होता है। अगला जो होगा पार्ट 9 होगा। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।